डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप मसीहा की 130 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 131 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहा करें। और उसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने होने का एहसास लाजमन दिलाया करें। आइए इस दास्तान का आगाज़ करते हैं। तारिक इसके सर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था, इसे तसल्लियाँ दे रहा था कि उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं, यूं जैसे मेरा मशकूर हो रहा हो। वो यही समझे हुआ था जैसे रूमी को जिंदा सलामत लाने का यह मेरा ही कारनामा था, जबकि अभी तक तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि रूमी वहां अचानक कैसे और कहां से नमूदार हो गई थी। बल्कि देखा जाता तो वो मुझे जिंदा सलामत यहाँ लाई थी। मैं तो रसन बस्ता और बेबसी की हालत में वहां हार्बर हाउस में दुश्मनों की कैद और इनके रहमो करम पर था, जो मुझे सुबह होने से पहले तक गोली मारने का कसद कर चुके थे। सैफ, तुम्हारा यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। तारिक ने रूमी को धीरे से खुद से अलग करते हुए कहा। कैसा एहसान? मैंने कहा। एहसान तो रूमी ने मुझ पर किया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तारिक ने मेरी जानिब और फिर रूमी को तकते हुए कहा। रूमी खुद को संभालने लगी थी। बेड पर एक तरफ होकर बैठकर अपने अचकों से लबरेज चेहरे को हाथों से पूंछती रही। इसमें भी कुछ कहने और तारिक को बताने को हौसला नहीं रहा था। रूमी का मजबूत किरदार, दलेर और अज़्म, हौसले और दिल गुर्दे की मालिक लड़की थी, मगर मैंने आज तक उसे यूं रोते नहीं देखा था। लेकिन एक औरत की कीमती शय जिसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती है, वो उससे छीन ली जाए तो मजबूत से मजबूत औरत भी लम्हे भर में ढेर हो जाती है। रूमी इस वक्त तारिक से लिपट कर बिल्कुल उस तरह रोते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रही थी जैसे एक बेटी अपने दुखों को आंसुओं के जरिए बहा देने की कोशिश में थक हार कर अपने बाप या भाई के सीने में सर रख देती है। मेरा ख्याल था कि तारिक अभी तक रूमी का असल दुख नहीं समझ पाया होगा। वो यही समझे हुए था कि शायद इतने अरसे की दूरी ने रूमी को रंजूर कर डाला था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। रूमी और तारिक का साथ भी पुराना था। वो दोनों एक दूसरे के मिजाज व आदात और अतवार से अच्छी तरह वाकिफ थे। यही वजह थी कि मैंने तारिक के चेहरे को यकदम संजीदा होते पाया। रूमी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अचानक उसने रूमी को खुद से अलग करने के बाद उसके अश्कबार चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। रूमी क्या बताती? वो सर झुकाए सिसकती रही। तुम बताओ सैफ, क्या हुआ है रूमी के साथ, और ये तुम्हें कहाँ और कैसे मिली? तारिक ने मेरी जानिब देखते हुए इंतहाई संजीदगी से सवाल किया। मुझे खुद चुप लगी हुई थी, ताहम बताना आखिर मुझे ही पड़ता। लिहाजा एक गहरी सांस लेते हुए मैंने धीरे धीरे उसे सारी हकीकत बता डाली, वो भी जो रूमी ने भी मुझे ताज से मुतल्लिक बताया था। यह सब सुनकर तारिक को एक चुप सिखा गई। वो जिस अंदाज में यकटुक मेरी तरफ तकते हुए ये सब सुनता रहा था, सब सुन लेने के बाद भी वो मजीद चंद सानी इसी तरह यकटुक चुप सा रहा। कमरे में एक अजीब सा मकदर ज़दा और मर्ग सा सकूत तारी रहा, यूं जैसे वक्त ठहर गया हो, उसे मौत आ गई हो। तभी तारिक की पाटदार आवाज ने इस खंबीर से सकूत का पर्दा चा किया। वो मुझसे मुखातिब होकर बोला, सैफ, तुमने उस मरदूद ताज को जिंदा छोड़ दिया? जिंदा तो उस कबीज को यह मोहतरमा छोड़ने का इरादा रखती थी, मैंने जवाब में कहा। इस पर वही कानूनी भूत सवार हो गया था। खिलाफ मामूल मैंने इससे इस मामले पर कोई बहस भी नहीं की थी, मगर अपने दिल में तहैया कर चुका था इस खबीज को मैं मारे बगैर हार्बर हाउस से बाहर नहीं निकलूंगा। बल्कि मैंने तो इन तीनों मरदूदों को जहन्नुम वासिल करने का पुख्ता अज़म कर लिया था। ताहम ऐन वक्त पर सूरत हालात मखदूश होने लगी तो हमें मजबूरन निकलना पड़ा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भोला नाथ और गौहर शाह जिंदा बचे होंगे। ताज क्यों जिंदा रहा? तारिक ने मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। वो भी भोला नाथ और गौहर शाह की तरह शदीद जख्मी हो चुका है। मैंने उसे आइंदा किसी औरत जात के साथ ऐसा जुल्म करने के काबिल ही नहीं छोड़ा, मैंने जवाब दिया। हो सकता है अब तक इन तीनों खबीसों में से 2 या 1 मर भी चुके हों। तारिक ने होंठ भींच लिए। वो मेरा इशारा समझ चुका था और रूमी की तरफ देखने लगा। वो खुद को संभाल चुकी थी। मेरे ख्याल है कुछ खाने पीने के लिए मंगवा लिया जाए। रूमी ने भी न जाने कब से कुछ नहीं खाया होगा। ये कहते हुए मैंने रूमी से कहा कि वो जरा फ्रेश हो ले। तारिक उसका सामान संभाले हुए था। इसके कपड़ों के मुतालिक उसने उसे बताया। रूमी उठ गई। इसके बाथरूम जाने के बाद तारिक ने मुझे अपने बेड के करीब आने का इशारा किया। 1 मिनट पहले मैं रूम सर्विस को फोन कर दूं, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा और करीब रखे इंटरकॉम पर रूम सर्विस को खाने वगैरह का ऑर्डर दिया। फिर बाहर खुलने वाली खिड़की खोल दी।
बाहर पो फुट चुकी थी। सफेदा शहर नमूदार हो चला था। मैं वापस अपनी कुर्सी की जानिब पलटा, इसे उठाकर तारिक के बेड के करीब करके बैठ गया। रूमी के लिए मैं बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ यार सैफ, बेचारी को बड़ा गम लग गया। तुम्हें ताज को तो कम अज कम जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। इस कमीने की मौत ही से रूमी का दिल का बोझ जरा हल्का हो जाता। तारिक ने मुझसे जिस लहजे और टूटी टूटी आवाज में यह बात कही थी, इस पर मेरे दिल को एक खौंसा सा लगा। जाहिर था कि रूमी के साथ इस बदसलूकी ने उसे भी अंदर से जरब लगाई थी, वरना तारिक एक मुस्तहकम इरादे वाला बावकार शख्स था। ख्वाह कैसे ही नाजुक और खतरनाक हालात होते, इसके पाए इस्तकलाल में एक जरा लर्जिश तक नहीं आती थी। लेकिन रूमी के बारे में यह कहते हुए उसके टूटे टूटे लब लहजे से मुझे बेबसी और बेचारगी साफ नुमाया होती हुई महसूस हुई। मैं बता चुका हूं तुम्हें, मैंने उसके उतरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। जब रूमी ने मुझे यह दर्दनाक हकीकत बताई तो खुद मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया था कि इस मरदूद ताज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसका मौका भी मिला, लेकिन इससे पहले ही रूमी मुझे इस बारे में मुतनब्बे कर चुकी थी कि ताज उसका मुजरिम है और वो इससे खुद ही कानूनी तौर पर निपटेगी। मगर ताज को देखते ही मैं अपने जोश गैस पर काबू नहीं पा सका और ताज की टांग जख्मी कर डाली। मौका की ताक में भी था कि वो कोई ऐसी हरकत करे और मैं रूमी की नाराजगी लिए बगैर उसे मौत की नींद सुला दूं। जबकि ऐसे ही एक मौका पर रूमी ने ही अपने पिस्तौल से उस पर गोली चलाकर उसका हाथ लहूलुहान कर डाला था। तारिक मेरी बात पर खामोश रहा। मैंने कहा, यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि रूमी हमारे साथ ना होती तो हम दुश्मनों के साथ आज़ादाना निमट सकते थे। रूमी की वजह से बारहा हमें हाथ संभालना पड़ता है और जिसके नतीजे में दुश्मन को राह फरार मिल जाती है। अगरचे मैंने अमरनाग और कई दुश्मनों को मौत की नींद भी सुलाया है, मगर फिर भी यार रूमी की यह कानून दानी दरमियान में आ जाती है और मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो तारिक को कहना पड़ा। इसकी वजह यही है कि रूमी कोई आम शख्सियत नहीं है। कानून की वर्दी और इसके असूल को मुकद्दम रखना इसकी जाब की मजबूरी है। लेकिन सैफ, शायद तुमने गौर नहीं किया कि वो कुली तौर पर ऐसी भी नहीं है। जहाँ उसे मौका मिलता है वो दुश्मन को मुआफ नहीं करती। यही नहीं, वो खुद भी यही चाहती होगी कि दुश्मन उसे कोई ऐसा मौका खुद ही फराहम कर डाले और उसे मौत की नींद सुला दे। लगता तो मुझे भी कभी कभार ऐसा ही है। फिर भी हम जिस महाज पर खतरनाक लोगों के मुद्दे मुकाबिल हैं, या फ्री स्टाइल रेसलिंग ही का तकाजा है। कानूनी पेचीदगियों के चक्रों में पड़कर तो हम खुद अपनी जानें खतरों में डाल लेंगे। मैं और तुम वही करेंगे जो फ्री स्टाइल रेसलिंग का तकाजा है। तारिक ने मानी खिर लहजे में कहा और पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराया भी। तुमने दुरुस्त कहा, मैं मुत्तफिक हूँ, मैंने पुख्ता उल अज़म होकर कहा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वेटर नाश्ता लाया था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वेटर टेबल पर नाश्ता रखकर चला गया। इस इस्ना में रूमी भी नहा धोकर निकल आई थी। मैंने तारिक से ओले से कह दिया कि अब ताज वाले मौजू को मुनक़ता करके आइंदा के लाहे अमल पर बात करें। मैं भी थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया और फिर हम तीनों ने खालिस दोस्ताना माहौल में हंसी मजाक की बातों के दरमियान नाश्ता खत्म किया। तारिक को बेड पर ही नाश्ता दे दिया गया था। इसके बाद मैं और रूमी कुर्सियां खींचकर उसके करीब आ बैठे। मैंने रूमी से T30 और T4 सीडीज के बारे में दरियाफ्त करने के साथ साथ इस पर बीती हुई कथा भी सुनाने को कहा। मुझे इन बदबख्तों ने होटल रीजन से ही धोखे से अगवा कर लिया था। रूमी बताने लगी। मैं और तारिक पूरे ध्यान से इसकी बात सुन रहे थे। वहां मैं और तारिक मुकीम थे और हमने गौहरशाह, ताज और उनके यहाँ मकामी चंद और साथियों का पता चला लिया था। मुझे और तारिक को खुश फहमी थी कि हमने दुश्मनों को ट्रेस कर लिया था, मगर यह नहीं पता था कि खुद हम भी ट्रेस कर लिए गए थे और उधर ही जाने कैसे हम धोखा खा गए। वो जरा सांस लेने को रुकी और फिर कहना शुरू हुई। यूं कैसे ही मौका पर मैं तारिक को होटल के कमरे में छोड़कर नीचे लाबी में गई तो ताज ने शंकर चांकिया ही के एक राठौरी नामी आदमी की मदद से मुझे गिरफ्त में ले लिया। पहले मुझे शंकर चाकिया ही के ठिकाने पर लाया गया था। इन दिनों गौहर शाह और ताज पाकिस्तान से फरार होकर इसी के चरणों में छुपे बैठे थे। मैं निचली बैठने वाली नहीं थी। मैंने फरार की कोशिश करते हुए खुद को सबसे पहले इनकी गिरफ्त से आज़ाद किया और वहां से भाग जाने के बजाय वहीं कहीं घात लगा कर बैठी रही। ये लोग यही समझते रहे कि मैं राह फरार इख्तियार कर चुकी हूँ। इसी दौरान मैंने ये कोशिश भी की थी कि किसी तरह तारिक को अपनी खैरियत के बारे में मुतल्ला कर दूं को मेरे अचानक गयाब पर फिक्रमंद ना हो रहा हो। साथ ही मैं इसे होशियार भी कर देना चाहती थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आखिर तक इसका मौका ही नहीं मिल सका। अलबत्ता मैंने इन लोगों की कुछ अहम बातें छुप कर जरूर सुन ली थी। इसी में T30 और T4 नामी सीडीज का जिक्र भी हुआ, जो पाकिस्तान में रहते हुए गौहर शाह को बिग 4 ने किसी खास मकसद के लिए सौंप रखी थी, जिसमें मौत के इन सौदागरों के इस ब्लडी सिंडिकेट का सारा कच्चा चिट्ठा मुख्तलिफ सोनल सरबराहान के लिए आइंदा के लाहे अमल, इनके खुफिया ठिकाने और जो कुछ भी ये इंसानी अज़ा की गैर कानूनी
پیوندکاری کے سلسلے میں کر چکے تھے اور کر رہے تھے شامل تھے۔ ان سیڈیز کی بڑی اہمیت تھی اور تنظیم کی ہائر اتھارٹیز اسے جس کو بھی سونپتی تھی، یہ راز پھر یا تو بگ فور کو پتا ہوتا یا پھر صرف اسی آدمی کو جس کے حوالے وہ یہ کرتے تھے، یعنی ان کے دیگر کارکن۔ تو کیا عہدیداران ان کو بھی پھنک نہیں پڑنے دی جاتی تھی تاکہ آپس میں اس بڑے عہدے کے لیے ان میں پھوٹ نہ پڑنے پائے؟ خیر، جب گوہر شاہ بھاگ کر یہاں انڈیا آیا تو ہائر اتھارٹیز یعنی بگ فور نے اسے ہدایت کر ڈالی کہ وہ مذکورہ سیڈیز فلفور شنکر چانکیہ کے حوالے کرتے۔ یہاں میرے علم میں ایک دلچسپ بات بھی آئی۔ ان سیڈیز کی اہمیت کا اصل اندازہ مجھے تب ہی ہوا جب پتا چلا کہ یہ T3 اور T4 سیڈیز ہمیشہ زونل سربراہان میں صرف اسی کا سپرد کی جاتی ہے جسے آئندہ قریب دنوں میں بگ فور میں شامل ہونا ہوتا ہے، کیونکہ بگ فور میں اس بلڈی سینڈیکیٹ کے 4 سربراہان شامل ہوتے ہیں جنہیں بگ فور یعنی 4 بڑے کہا جاتا ہے۔ یہی بگ فور کہلاتے ہیں اور مرتے دم تک یہ عہدہ ان کے ساتھ رہتا ہے توقع کہ ان کی طبی یا غیر طبی موت واقع نہ ہو جائے۔ اب ان میں سے ایک بڑا مرنے کے قریب ہو چکا ہے، اسے بلڈ کینسر ہے، اس کی جگہ گوہر شاہ کو ملنے والی تھی اور یہ عہدہ سینڈیکیٹ میں ایک بڑے اعزاز اور بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ بگ فور میں شمولیت ایک خواب کے مانند ہوتا ہے۔ اب یہی اعزاز گوہر شاہ کو تنظیم میں ملنے والا تھا، مگر ہم نے پاکستان میں گوہر شاہ کا یہ خواب چکنا چور کر ڈالا۔ اس کا نیٹ ورک تباہ ہو گیا اور اس سے پناہ کے لیے انڈیا کا رخ کرنا پڑا۔ وہ اس بات پر ہم سے بری طرح خار کھایا ہوا ہے۔ ناچار اب یہی عہدہ شنکر چانکیہ کو سونپنے کے لیے ہائر اتھارٹیز بگ فور نے گوہر شاہ کی نامزدگی منسوخ کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ سیڈیز شنکر چانکیہ کے حوالے کر ڈالے۔ یہ مقام گوہر شاہ کے لیے ڈوب مرنے کا تھا، مگر اس حکم سے سرتابی کی وہ جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پاکستان سے فرار ہو کر جب انڈیا شنکر چانکیہ کے چرنوں میں پہنچا اور انتہائی جی کڑا کر کے جب اس نے اسے بگ فور کے اس اہم راز سے آگاہ کیا تو شنکر چانکیہ پر پہلے تو شادی مرگ کی سی کیفیات طاری ہو گئیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے یہ کیا کم خوشی کی بات تھی کہ وہ عنقریب بگ فور کا حصہ بننے والا تھا۔ یوں اب گوہر شاہ کے ساتھ شنکر چانکیہ بھی اس اہم راز سے واقف ہو چکا تھا۔ اب گوہر شاہ کا اپنی ہی تنظیم میں مستقبل تاریک ہو چکا تھا، تاہم وہ تنظیم میں اب بھی شامل تھا اور آئندہ اس نے شنکر چانکیہ کے احکامات کے مطابق تنظیمی امور میں حصہ لینا تھا۔ ادھر شنکر چانکیہ کی بھی قسمت نے پلٹا کھایا اور اس کا بھی گوہر شاہ جیسا ہی حشر ہوا جب بگ فور نے اس سے رابطہ کرتے ہوئے انڈیا کے ایک بڑے ڈان جسوت رائے کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی کا عقدہ کھلا، اور یہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا جب تم نے جسوت رائے کے سامنے شنکر چانکیہ کے اصل کالے دھندے کا پول کھول دیا۔ اس ذاتی دشمنی کے نتیجے میں وہی ہوا کہ وہ بگ فور میں شامل ہونے کا اہل نہیں رہا۔ یوں گوہر شاہ کی طرح شنکر چانکیہ کا بھی یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ بگ فور نے دوسری بار بھی گوہر شاہ کو سیڈیز کسی اور کو سونپنے کے لیے چنا۔ اب اسے حکم ملا کہ وہ یہ اہم سیڈیز بھولا ناتھ کے حوالے کر ڈالے۔ نیز شنکر چانکیہ کو بھی حکم ملا کہ وہ گوہر شاہ کی نربدا روانگی اور بھولا ناتھ سے اس کی جلد سے جلد ملاقات کروانے کا بندوبست کرے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ طارق سے رابطہ کرتی، تاہم میں قلیل موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوٹل پہنچی، لیکن تب تک طارق وہاں سے تمہارے ساتھ ہوٹل چھوڑ کر جا چکا تھا۔ قصہ مختصر کہ گوہر شاہ کے تعاقب میں نربدا جا پہنچی۔ میں ان کے انڈیا کے پورے نیٹ ورک سے آگاہ ہونا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بدقسمتی سے وہاں میں ایک معمولی غلطی کے سبب گوہر شاہ اور تاج کے ہتھے چڑھ گئی۔ یہ اس وقت ہوا جب میں وہ سیڈیز ان کے قبضے سے چرا لینا چاہتی تھی تاکہ واپس ممبئی کا رخ کروں۔ انہوں نے مجھ پر تشدد کیا، مگر ایک دن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور اپنی عزت کی قربانی دے کر وہ سیڈیز اڑا لانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ لوگ بھی نربدا سے ممبئی کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہاں میں شنکر چانکیہ کے بارے میں بھی جاننا چاہتی تھی۔ یہاں ہاربر ہاؤس پہنچی تو ریکی کے دوران مجھ پر انکشاف ہوا کہ ان کی قید میں سیف تھا۔ سیف کے نام پر مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ سیف یہاں ان کی قید میں کیسے آ گیا۔ بہرحال اس کے بعد سب واضح ہو چکا ہے۔ رومی نے یہ سب بتا کر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ طارق بت سا بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو کافی حد تک ان باتوں کا علم تھا اور میں وہ ان کے گوش گزار بھی کر چکا تھا۔ بالآخر میں نے ہی یہ دم بخود سا سکوت توڑا اور رومی سے مخاطب ہو کر بولا، کیا وہ سیڈیز اب بھی تمہارے پاس ہیں؟ ہاں، کہتے ہوئے رومی نے اپنے لباس کے اندر سے پشت کی جانب بندی ایک کپڑے کی سلی ہوئی تھیلی نما جیب نکالی اور اس کے اندر سے پلاسٹک کی 2 چوکور کیس نکال کر دکھائے۔ وہ واٹر پروف تھے۔ اسے کھولا گیا تو اندر چمکدار سی 2 سیڈیز نکل کر ہاتھ میں آ گئیں۔ اب موت کے ان سوداگروں کا عبرتناک انجام قریب ہے۔ طارق نے ایک دم جوش بھر لہجے میں کہا، انشاءاللہ
मैंने दुआया अंदाज में उसके अज़म की तौसीक कर डाली। इसी सबब गौहर शाह की जहाँ हल्क में आन अटकी है। भोलानाथ की तो हालत और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसका भी बिग 4 में शामिल होने का ख्वाब चिकना चूर होकर रह गया है। तब फिर हमारा मिशन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। मैंने मुस्कुरा कर कहा तो तारिक ने भी हल्की सी मुस्कुराहट तले रूमी से मेरे मुतालिक कहा, देख लो रूमी, तुम सैफ के यहाँ आने पर मोतरिस थी, लेकिन हादसाती तौर पर किस तरह वो इंडिया की सरजमी पर पहुंचा और उसने कारनामे अंजाम दे डाले, इसमें कोई शक नहीं। रूमी भी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से मेरी जानिब देखते हुए बोली, डॉक्टर सैफ ने भी ख्वाह हादसाती तौर पर ही सही हमारे लिए यहाँ बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी। अच्छा, हादसाती? मैंने उसे घूरा। इस तरह तो तुमने भी एससीडी वाला कारनामा हादसाती तौर पर ही अंजाम दिया। एक अरसा हुआ तुम्हारी लड़ाई देखे हुए, आज दिल खुश हो गया, तारिक ने कहते हुए कहका लगाया। हम सब हंसने लगे। अपनी रूह पर जख्म खाकर रूमी ने बिलाशुबा इन खूनी सौदागरों के सिंडिकेट के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैदान मारा था। अब आइंदा क्या लाहेअमल होना चाहिए था, ये हमने कुछ देर आराम करने के बाद ही तय करना था। दिन के वक्त हम कुछ खा पी कर सर छोड़े बैठ गए। तुम क्या कहते हो इस बारे में सैफ, हमें अब क्या करना चाहिए? तारिक ने रूमी के बजाय पहले मुझे ही बोलने का मौका दिया। रूमी से पूछ लो ये क्या कहती है, मैंने मोहतात अंदाज इख्तियार करते हुए जवाब दिया, क्योंकि सीडीज का कारनामा बहरहाल इसी ने अंजाम दिया है और यही ज्यादा बेहतर तजवीज़ दे सकती है। गोया तुम्हारे जहन में कोई मशवरा या लाहे अमल नहीं? तारिक ने मेरी तरफ देख कर कहा। मुझे इसकी मक्कारी पर गुस्सा तो आया, मगर मैंने संजीदगी से जवाब दिया, भला इतने बड़े मार्के के बाद ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे जहन में आइंदा का कोई मंसूबा ना हो? जब मैंने देखा कि तारिक मुझसे ही उगलवाना चाहता है तो मैंने उसे दोबारा खुद से मुखातिब होने का मौका दिए बगैर बराह रास्त रूमी से कहा, तुम क्यों घुनी होकर बैठी हो, बताओ ना। रूमी मेरी बात पर मुंह बसोर कर बोली, घुने तो तुम बने हुए हो, तारिक ने तुमसे पूछा है पहले, तुम बताते क्यों नहीं? अरे तुम दोनों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया, तारिक बोला। अच्छा यार तुम ही बता दो। बिलाखिर तारिक ने रूमी ही को मुखातिब किया। रूमी ने संजीदगी इख्तियार की और बोली, मैं सीधे साधे लाहे अमल के तहत इस मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इरादा रखती हूँ, यानी इन सीडीज की मदद से इन खूनी सौदागरों के खिलाफ कानूनी घेराव। तारिक ने उसकी बात की तस्दीक करनी चाहिए। यकीनन, रूमी ने कहा। अब तो तुम बता दो कि तुम्हारे जहन में क्या है, तारिक ने मेरी जानिब देख कर कहा। रूमी भी मेरा चेहरा तकने लगी। मैंने संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। बेशक ये सीडीज उन खूनी सौदागरों के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हो सकती हैं, मगर इससे इनके कुछ ही कारिंदे कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। तुम्हें याद होगा तारिक, इब्तदाई दिनों में जब तुम और रूमी अमली तौर पर इस सिंडिकेट के खिलाफ मैदान में नहीं उतरे थे या उतरने की तैयारी कर रहे थे, तो तुम दोनों एक पेपर वर्क तैयार कर रहे थे, जिसे प्री प्लानिंग भी कह सकते हो। वो एक रिपोर्ट थी इन बैनुल-अक़वामी खूनी सौदागरों के खिलाफ। इसमें तुमने एक बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि यह सिंडिकेट किसी ऑक्टोपस की तरह फैली हुई है। इसने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। इसे ख़त्म करने के लिए इसकी जड़ें काटना होगी। माजी में भी इनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया जा चुका है, लेकिन थोड़े ही अरसे में यह फितना दोबारा उभरा। जायजा लिया गया तो पता चला कि हम शाखों को काटते रहे और उसकी बुनियाद वैसे ही सही सलामत रही। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक सर्जन किसी मरीज के जिस्म में बनी कैंसर की रसोली का ऑपरेशन करके इसे निकाल देता है, मगर फेंकता नहीं है, और ना ही रसोली निकालने के बाद भी वो मरीज की हालत को तसल्ली बख्श करार देता है, बल्कि इस निकाली हुई रसोली का लेबॉरेटरी टेस्ट करवाता है, जिसे बायोप्सी कहा जाता है। अगर बायोप्सी की रिपोर्ट में किसी किस्म की मैलिग्नेंसी नहीं पाई जाती तो तब कहा जा सकता है कि मरीज पूरी तरह से एहतियाब है, लेकिन अगर रिपोर्ट मुस्बत आई तो इसका मतलब होता है कि कैंसर की रसोली निकालने के बावजूद कैंसर मरीज के जिस्म में मौजूद है। लिहाजा इस मिसाल को देने का मेरा मकसद यही है कि सीडीज के तश्ते अज़बाम होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि यह फितना कुछ अरसे बाद दोबारा सर नहीं उठाएगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तारिक ने कदरे मुत्तफिक होकर कहा और रूमी की राय जानने के लिए उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? रूमी ने फकत अजीब सा मुंह बनाकर नफी में सर हिला दिया। तारिक ने मुझसे कहा, मेरा ख्याल है थोड़ी वजाहत कर दो। वजाहत करने की जरूरत नहीं, रूमी ने एकदम कहा। मुझे सैफ की बात समझ आ चुकी है। वक्त ज़ाया के बगैर अब इसे बता देना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। इन सीडीज को हमें दूसरे तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगर तो इस सिंडिकेट का हमेशा के लिए खात्मा करना है तो। मैंने कहा, वो कैसे? तारिक बोला, इसे हमें किसी कानूनी इदारे के हवाले करने के बजाय खुद ही इस मामले को देखना चाहिए। मसलन, रूमी ने सवालिया निगाहों से मेरी जानिब देखा। इसे हम फिलहाल अपने कब्जे में रखते हैं, हमने तो अभी तक इसे देखा भी नहीं है। इसमें जो भी कुछ है इस पर हमें गौर व फिक्र कर लेना चाहिए।
फिर इसी के मुताबिक इनके खिलाफ एक एक्शन प्लान तैयार करें। इस पर अमल करते हुए कानूनी इदारे के किसी बाला अफीसर को एतमाद में लेते हुए वक्तन फवक्तन उनकी मदद से इस सिंडिकेट की बेखूनी की जाए तो ज़्यादा बेहतर और मुअस्सर होगा। मैंने अपनी बात ख़त्म कर ली और उनका चेहरा तकने लगा। पहली बार मैंने महसूस किया था कि तारिक ही नहीं, रूमी को भी मेरी इन बातों ने थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था।